भारतीय शिक्षा के द्वारा जो बौद्धिक विमर्श का आयोजन किया जा रहा है उसके अंतर्गत आज भारतीय ज्ञान परंपरा पर एक विमर्श का आयोजन किया गया है। इस चीनी कोरोना वायरस के संकट के समय प्रोफेसर डमरूधर जी ने एक सुंदर आयोजन किया है, उसी के भाग रूप में आज का कार्यक्रम आयोजित हो रहा है। और ये विषय आज की परिस्थिति में बहुत अत्यंत प्रस्तुत विषय है कि भारतीय ज्ञान परंपरा। पहले प्रश्न उठता है कि भारतीय ज्ञान परंपरा शब्द क्यों? कई लोग प्राचीन ज्ञान का शब्द उपयोग करते हैं। भारतीय ज्ञान परंपरा इसलिए उपयोग करते हैं कि कई बार प्राचीन ज्ञान कहने से लोग वेद, उपनिषद, महाभारत, रामायण तक सीमित हो जाते हैं। परंतु जब भारतीय ज्ञान परंपरा कहते हैं तो 150 साल पहले हुए विवेकानंद, श्रीनिवास रामानुजन, प्रफुल्ल चंद्र राय, जगदीश चंद्र बसु, रविंद्रनाथ ठाकुर, महर्षि अरविंद, ऐसे अनेक नाम गिनाए जा सकते हैं। तो ये जो भारतीय ज्ञान परंपरा है वो वेद काल से शुरू होकर आज तक जारी है। हाँ, जरूर थोड़ी कम हुई है, ये कह सकते हैं हम लोग कि कहीं इसमें रुकावट आई है, वो कहीं कम हुई है, ये स्थिति तो जरूर कह सकते हैं। इसलिए भारतीय ज्ञान परंपरा का शब्द का उपयोग कर रहे हैं, क्योंकि ये जो पूरी ज्ञान परंपरा है वो आज हमारे शिक्षा में, हमारे देश के विभिन्न क्षेत्रों से बहुत दूर चली गई है। अभी प्रश्न ये भी उठता है कि भारतीय ज्ञान परंपरा की आज संदर्भ में क्यों आवश्यकता है? तो इसका विचार करें अगर हम, तो पर्यावरण विषय विचार करें अभी, तो पर्यावरण का संकट देश और दुनिया में अगर विचार किया जाए, 1972 से इस पर उन्होंने विचार शुरू किया और 1974 से 5 जून पर्यावरण दिवस मनाना प्रारंभ किया। अभी 5 जून आ रही है, कुछ दिन में आ रहा है। अधिक से अधिक मान लो कहे कि ये 100 साल का संकट है, लेकिन हमारे प्राचीन ग्रंथ जो है, वेद, उपनिषद, रामायण, महाभारत आदि आदि में पर्यावरण का संरक्षण संबंधित मंत्र क्यों डाले गए हैं? 100 साल पहले तो पर्यावरण का संकट कोई था ही नहीं, लेकिन यही भारतीय ज्ञान परंपरा की विशेषता है। साधारण आज दुनिया में जो विचार होता है हर बात का, अभी जैसे ये चीनी कोरोना वायरस आया तो संकट दुनिया के सामने आ गया, आज हम इसमें जूझ रहे हैं और बाद में उसके समाधान अभी ढूंढ रहे हैं। अभी तक उसका वैक्सीन मिला नहीं है हमको। तो ये जो पश्चिम और अन्य देश की ज्ञान की व्यवस्था है वो इस प्रकार की है कि समस्या खड़ी होने के बाद समाधान ढूंढने के लिए जाना। भारतीय ज्ञान परंपरा ये है कि समस्या खड़ी ही न हो, इस प्रकार का चिंतन देश और दुनिया को देना। इसलिए भारतीय ज्ञान परंपरा जो है, भारतीय ज्ञान जो है, वो भारत के लिए, पूरी दुनिया के लिए उपयोगी और आवश्यक है। ऐसे अनेक उदाहरण हम हमारे ग्रंथों की दृष्टि से, हमारे ज्ञान की दृष्टि से हम देख सकते हैं। आज पूरा मनुष्य समाज तनाव में है, तो तनाव की स्थिति में, स्ट्रेस की स्थिति में आज उसका उत्तर भारतीय ज्ञान से मिल रहा है कि इसका समाधान योग में है। और मैंने निवेदन भी किया है भारत सरकार के मंत्रालय को कि ये जो कोरोना महामारी की स्थिति है उसमें जिन देश में
परिणाम अच्छा सकारात्मक आया कि जल्दी परिस्थिति सुधर गई, या भारत में भी विचार किया जाए जिन राज्यों में परिस्थिति जल्दी सुधर गई, या जो व्यक्ति बीमार हुए, संक्रमित हुए और फिर ठीक हो गए, ये तीनों प्रकार की बातों का अगर अध्ययन किया जाए, उनका सर्वे किया जाए, निष्कर्ष निकाले जाए, तो इस समस्या का निदान कैसे हो सकता है, उत्तर शायद मिल सकता है। आज जो आयुष मंत्रालय ने जो भी मार्गदर्शन के लिए सुझाव दिए हैं, वो सारा हमारा भारतीय ज्ञान, आयुर्वेद और हमारी परंपरा के अनुसार ही सुझाव दिए हैं। एक बड़ी उम्र के व्यक्ति, 70 के ज्यादा उम्र थी, और वो कोरोना से संक्रमित हुए थे और ठीक हो गए। तो जब उनको पूछा गया तो कि उन्होंने कहा कि मैं जैसे भी संक्रमित होने के बाद अस्पताल में दाखिल किया गया तो मैं रोज 3 घंटा योग, प्राणायाम सब करता था, इसलिए मैं ठीक हो गया। तो आज अनुभव यह आ रहा है कि भारत के जो हमारा ज्ञान है उसी का शायद इसमें समाधान निकल सकता है, या जो आयुष मंत्रालय जो मार्गदर्शन किया है उसका अगर हर व्यक्ति अपने जीवन में अमल करेगा तो शायद ये कोरोना वायरस से संक्रमित होने की स्थिति नहीं आएगी। तो योग भी भारतीय ज्ञान है और पूरी दुनिया ने इसको स्वीकार किया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाने लगा, क्योंकि योग ऐसी वस्तु है कि जिसमें शरीर और मन तो स्वस्थ होता ही है, साथ साथ योग की अगर अष्टांग योग जिसको कहते हैं पतंजलि के योग के अनुसार, वो अष्टांग योग की अगर पूरी साधना व्यक्ति करता है तो शरीर मन का स्वास्थ्य के साथ साथ उनका जीवन का जो लक्ष्य है हमारे दृष्टिकोण से, वो मुक्ति की ओर भी अग्रसर हो सकता है। तो आज भौतिक दृष्टि से जो स्वास्थ्य की दृष्टि से आवश्यक है कि शरीर और मन ठीक रहे व्यक्ति का, तो व्यक्ति ठीक हो जाता है। ये दो वस्तु ही प्रमुख है व्यक्ति को ठीक रहने में। तो आज की ये भौतिक आवश्यकता है मनुष्य की, वो भी पूर्ति होती है, और जीवन की मुक्ति तक की बात जो आध्यात्मिक बात है, दोनों का इसमें से फलश्रुति होती है, भौतिकता और आध्यात्मिकता की दोनों। इसलिए दुनिया ने इसको योग दिवस को स्वीकार किया और दुनिया में भारत ने बहुत सारा ज्ञान दुनिया को दिया है आज तक। शायद हमारा देश में बहुत कम लोग ये जानते हैं। पिछले स्वतंत्रता के पूर्व 1000 साल के आक्रमण के कारण हमारा समाज भूल गया है ये बात कि तक्षशिला विश्वविद्यालय 7वीं सदी में, यानी क्षमा करिए 2700 साल पूरा पहले स्थापित हुआ था, और उस जमाने में विश्वविद्यालय की कई संकल्पना नहीं थी। तब यह विश्वविद्यालय सभी प्रकार की शिक्षा देता था, वहां की कला की शिक्षा, आज को जिसको आज स्किल डेवलपमेंट कहते हैं, कौशल्य शिक्षा, वो और वो चिकित्सा केंद्र का सबसे महत्वपूर्ण स्थान माना जाता था तक्षशिला विश्वविद्यालय। इसी प्रकार 2500 साल पहले नालंदा विश्वविद्यालय जो हुआ था स्थापित, वहां भी सब प्रकार के 5 विषय अनिवार्य रूप से वहां पढ़ाए जाते थे। व्याकरण विद्या, कला एवं शिल्प, चिकित्सा विद्या, तर्कशास्त्र जिसको आजकल लॉजिक कहते हैं, और दर्शन शास्त्र, फिलोसॉफी। ये 5 विषय हर बच्चे के लिए अनिवार्य रूप से पढ़ाया जाता था। और ये विषयों को आप अगर थोड़ा सा देखें तो इसमें समग्रता की दृष्टि है। आज हमारा चिकित्सा पढ़ने वाले, नहीं मेडिकल में पढ़ने वाले बच्चे को दर्शन शास्त्र, तर्क शास्त्र, कला शिल्प ये नहीं पढ़ाया जाता है।
दर्शन शास्त्र पढ़ने वाले, तर्कशास्त्र पढ़ने वाले को चिकित्सा शिक्षा के बारे में नहीं पढ़ाया जाता है। तो हमारी शिक्षा में एक समग्रता की दृष्टि थी, जिसको आज होलिस्टिक अप्रोच अंग्रेजी में कहते हैं, और वहां 90 लाख के करीब हस्तलिपियां मौजूद थी। आज ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज, अंदरुस ऐसे बड़े बड़े विश्वविद्यालय को मिलाकर भी इतनी हस्तलिपित पांडुलिपियां वहां नहीं है। ऐसा अंग्रेज भारत में आए उसके पूर्व, यानी 17वीं शताब्दी में विश्व व्यापार में भारत का हिस्सा 22.6% था। स्वतंत्रता के बाद 1952 में गिरकर 3.8% हो गया था। हार्वर्ड विश्वविद्यालय की शोध के अनुसार अंग्रेज शासन के पहले औद्योगिक उत्पादन में विश्व के कुल उत्पादन का 25%, 25% भारत का था। शून्य की शोध भारत में हुई, पूरी दुनिया जानती है। डेसिमल सिस्टम, दशमलव पद्धति, बाइनरी अंक पद्धति, ये सारा भारत में ही शोध हुई है इस पर। आर्यभट्ट ने 5वीं सदी में कह दिया था कि पृथ्वी का आकार गोल है। तब सारी दुनिया पृथ्वी सपाट है ऐसा कहते थे। तब आर्यभट्ट ने कहा था कि पृथ्वी का आकार गोल है। तो इस प्रकार का अनेक क्षेत्रों में, वो चिकित्सा का क्षेत्र हो, अब ये भी एक उदाहरण आया था ना कि एक महिला अरब कंट्री से आई थी भारत में, तो उनका नाक में कुछ ईजा हुई थी, कुछ गोली लगी थी, ऐसा कुछ हुआ था। तो उन्होंने 2 जगह अलग अलग ऑपरेशन जगह कराया था, लेकिन ठीक नहीं हुआ था। तीसरी बार भारत में आकर उन्होंने किया तो वो ऑपरेशन सफल हुआ। जिस डॉक्टर ने ऑपरेशन किया, उस डॉक्टर ने कहा कि शल्य चिकित्सा की जो ग्रंथ है उसका आधार लेकर मैंने ये ऑपरेशन किया, इसलिए मैं उसमें सफल हुआ। तो इस प्रकार के अनेक उदाहरण दिए जा सकते हैं, परंतु आज की स्थिति में ये ज्ञान एक प्रकार से लुप्तप्राय हो गया है, क्योंकि ये जो भारतीय ज्ञान सारा है, दुनिया तो उसको स्वीकार कर रही है आज भी, लेकिन भारत में उसको स्वीकार नहीं किया जा रहा है। भारत में जब आप भारतीय ज्ञान परंपरा की बात करेंगे, हमारे प्राचीन ज्ञान की बात करेंगे, तो तुरंत कुछ लोग खड़े हो जाएंगे कि ये तो भगवाकरण की बात की जा रही है। तो प्रश्न वहां है कि भारतीय ज्ञान श्रेष्ठ है, शास्त्र सत्य है, वो सारे सिद्धांत, लेकिन हमारे देश में ही वो ज्ञान से लोग बहुत दूर हो गए हैं, क्योंकि उसका महत्वपूर्ण कारण ये है कि हमारी शिक्षा व्यवस्था में इसका स्वीकार नहीं किया गया है। हमने जब शिक्षा उत्थान न्यास के द्वारा 2011-12 में श्रीनिवास रामानुजन, जो दुनिया का उत्कृष्ट गणित शास्त्री, अपने भारत के तमिलनाडु का था, उसके 125 वर्ष जब दुनिया मना रही थी तो भारत में भी मनाया जा रहा था, तो तब से हमने मनाना प्रारंभ किया। तो जब पहली बार हमने शुरुआत की तो अनुभव आया कि कई गणित के शिक्षक भी रामानुजन को नहीं जानते थे, क्योंकि रामानुजन आज हमारे सिस्टम में नहीं है। आज हमारे गणित में नहीं पढ़ाया जाता है रामानुजन को। इन पर एक डॉक्यूमेंट्री बनी है, यूट्यूब पर उपलब्ध, देख सकते हैं आप। अमेरिका में जुकरबर्ग, बिल गेट्स ऐसे 20 लोगों ने एक साथ बैठकर डॉक्यूमेंट्री देखी और उन्होंने विचार किया कि इस पर तो बहुत काम करने की आवश्यकता है। रामानुजन की 3 हस्तलिखित डायरी है, वो टाटा इंस्टीट्यूट सोशल साइंस ने प्रिंट किया है बाद में।
वो 3 पुस्तकों का सॉल्यूशन दुनिया का कोई गणित शास्त्री अभी तक नहीं कर पाया है। इतना श्रेष्ठ गणित शास्त्री भारत का, लेकिन भारत के लोग उसको नहीं जानते। प्रफुल्ल चंद्र राय ने हिंदू केमिस्ट्री नाम का ग्रंथ लिखा। आज हिंदू केमिस्ट्री कहीं मिल नहीं रहा है। तो ऐसे जो भारतीय ज्ञान है वो आज हमारी सिस्टम में कहीं नहीं है। तो पहली बात यह है कि भारतीय ज्ञान को हमारी शिक्षा में समावेश करना चाहिए। जब शिक्षा के समावेश की बात करते हैं तो कुछ लोग जो व्यक्तिगत रूप से काम कर रहे हैं देश में, ऐसे कई लोग अभी भी है, नहीं है ऐसा नहीं है, लेकिन वो काम थोड़ा स्वतंत्र रूप से अधिकतर हुआ है। जैसे प्रबंधन, मैनेजमेंट की बात करें तो गीता इन मैनेजमेंट, रामायण में प्रबंधन, शिवाजी का प्रबंधन, रामदास जी का प्रबंधन, चाणक्य का मैनेजमेंट, ऐसी अनेक किताबें देश में मिल जाएगी। लेकिन ये सारा जो मैनेजमेंट प्रबंधन है इन लोगों का, ये आज के सिलेबस में कैसे लाना, इस पर शायद काम नहीं हुआ है। तो जब तक ये काम नहीं होगा तब तक स्वतंत्र किताबें होगी, हम इसके उदाहरण देते रहेंगे, बातें करते रहेंगे, लेकिन वो स्थापित नहीं होगा देश में। हमने जब पर्यावरण पर काम प्रारंभ किया तो हमने 1 से 12 तक का पाठ्यक्रम बनाने का प्रारंभ किया। जब पाठ्यक्रम तो देश भर में है, 2003 में एमसी मेहता विरुद्ध भारत सरकार का जो सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया, इसके कारण केजी से पीजी तक पर्यावरण अनिवार्य विषय है। लेकिन पर्यावरण किस प्रकार पढ़ाया जाता है आप सब जानते हैं कि पर्यावरण विज्ञान में जिन्होंने शोध कर लिया, पर्यावरण साइंस में जो पीएचडी हो गया, उनको आप प्लास्टिक के कप में गर्मा गर्म चाय पीते हुए देख सकते हैं। तो इसलिए हमने विचार किया कि पर्यावरण पर एक स्वतंत्र अपना पाठ्यक्रम 1 से 12 तक बनाए। तो उसमें जब विचार किया कि भाई हर पाठ के शुरू में इस विषय की भारतीय दृष्टि क्या है उसको डाला जाए। तो जब वो काम शुरू किया तब अनुभव आया कि जो पर्यावरण के विद्वान थे अपने साथ जुड़े हुए, उनको संस्कृत का ज्ञान नहीं था। इसलिए संस्कृत के श्लोक, हमारा जो ग्रंथ सारे है प्राचीन, वो तो संस्कृत में है, तो उसमें से वो मंत्र निकालकर उसका अनुवाद करना, वो सब काम कठिन था उनके लिए। जिसके पास संस्कृत का ज्ञान है वो बाकी विषय का ज्ञान उनके पास नहीं है। क्योंकि हमारी जो आज की शिक्षा व्यवस्था है उसमें कि आप साइंस और संस्कृत साथ में नहीं पढ़ सकते। आप मेडिकल या इंजीनियरिंग में तो आप संस्कृत नहीं पढ़ सकते। संस्कृत विश्वविद्यालय जो है अपने देश में, वहां ये सारा शिक्षा नहीं पढ़ाई जाती है। तो इसलिए पहला काम यह करना पड़ेगा कि विषयों के विद्वान और संस्कृत के विद्वान साथ बैठकर ये काम करना पड़ेगा, तब वो काम हम आगे बढ़ा सकते हैं। इसी प्रकार दूसरी जो बात है कि जो हमारा ज्ञान है ग्रंथों में, उनको आज के आधुनिक संदर्भ में कैसे ढालना है, यह भी एक चुनौती है बड़ी। क्योंकि हमने जब चरित्र निर्माण व्यक्तित्व विकास, इस पर जब काम करना प्रारंभ किया, तो चरित्र व्यक्तित्व विकास का जो आधारभूत संकल्पना कहां से है हमारे मूल प्राचीन ग्रंथों में। तो जब ध्यान में आया कि तैत्तिरीय उपनिषद में पंचकोश की अवधारणा दी गई है, वो इसका मूल आधार है। अभी
पंचकोश यानी 5 कोशों की बात है। अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश। अब ये 5 कोशों की आज बात करें तो लोग भागेंगे, समझेंगे भी नहीं 5 कोश क्या है और इसमें क्या करना है, व्यक्तित्व विकास कैसे होगा इसके माध्यम से। लेकिन बड़ा वैज्ञानिक है वो पूर्ण रूप से। जब 5 कोशों का अध्ययन हुआ, ठीक से उसकी चर्चा हुई, चिंतन हुआ, उसका पाठ्यक्रम तैयार हुए, तो आज की आधुनिक आवश्यकता के साथ जब इसको जोड़ा गया तो बहुत ही लोग स्वागत कर रहे हैं इस बात का। और हमने सैकड़ों विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय में उसका पाठ्यक्रम बनाकर लागू किया जा रहा है। और जिस प्रकार का शिक्षा से हम परिणाम चाहते हैं, ऐसा परिणाम उससे प्राप्त हो रहा है। तो ये जो हमारा ज्ञान है, भारतीय ज्ञान, जो प्राचीन ग्रंथों में है, उसको आधुनिक संदर्भ के साथ कैसे डालना है, जोड़ना है। जैसे मूल्य शिक्षा की बात करें, नैतिक मूल्यों की शिक्षा, तो पर्यावरण संरक्षण आज सबसे बड़ा मूल्य है। लेकिन वो जब प्राचीन बात करें तो प्राचीन जमाने में शिक्षा के साथ पर्यावरण का कोई संबंध नहीं था ज्यादा इतना, क्योंकि उस समय की स्थिति कोई आवश्यकता नहीं थी। इसी प्रकार जब वैदिक गणित पर हम लोग काम कर रहे हैं, तो जब वैदिक गणित को आज की प्रतियोगी परीक्षा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत उपयोगी है, ये जब सिद्ध हुआ, तब कई क्लासेस वाले, चाहे वैदिक गणित नाम लेते होंगे नहीं लेते होंगे, लेकिन बच्चों से हजारों हजार रुपया लेते हैं सिखाने के लिए। तो इस प्रकार एक हमारा जो भारतीय ज्ञान है, प्राचीन ज्ञान है, प्राचीन शास्त्रों में है, उसको आज आधुनिक संदर्भ में कैसे डालना है। क्योंकि जो जो बात हम आज कर रहे हैं वो सारी हमारे प्राचीन शिक्षा में सब बातें ध्यान में आती है। आज शिक्षा की स्वायत्तता की हम बात करते हैं। शिक्षा पूर्ण रूप से भारत में स्वायत्त थी। आचार्य और गुरु के आधार पर ही शिक्षा चलती थी। पाठ्यक्रम क्या हो, परीक्षा कैसे हो, ये सारा वही तय करते थे। इसमें कोई शासन का हस्तक्षेप नहीं था। लेकिन उस जमाने में ये था, गुरुकुल पद्धति था। तो आज इस व्यवस्था को, उनका जो मूल आत्मा है कि गुरु शिष्य संबंध, उदाहरण एक देना है तो गुरु शिष्य संबंध को आज कैसे स्थापित किया जाए। तो एक छोटे से उदाहरण, जैसे गुरु पूर्णिमा के दिन में हर विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालयों में छात्रों के द्वारा उनके शिक्षक यानी गुरु आचार्यों का सम्मान, पूजन किया जाए। यह एक प्रतीक है, लेकिन धीरे धीरे इससे भावना निर्माण होती आ गया। तो इस प्रकार की जो मूल कॉन्सेप्ट है, मूल संकल्पना है, उसको आज के संदर्भ में ढालना, ये हर विषय में हमने काम करना पड़ेगा, तभी वो आज बात स्वीकार्य होगी। नहीं तो यथावत वहां जो ग्रंथों में बात पड़ी है उसको डालने का प्रयास किया जाएगा, या स्वतंत्र कुछ किताबें लिखी जाएगी, तो वो स्वीकार्य नहीं होगा और स्थापित नहीं होगा। ठीक है, शुरुआत में स्वतंत्र किताबें लिखे, इसका भी लाभ है। उसको आधार बनाकर फिर आज की शिक्षा व्यवस्था में उसको सम्मिलित करना, ये काम फिर दूसरे स्तर में आगे बढ़ाया जा सकता है। और एक महत्वपूर्ण बात यह है कि इस वर्तमान शिक्षा व्यवस्था जो है, जिसको मैकोलो की दी हुई शिक्षा भी कहते हैं,
तो जिस प्रकार की व्यवस्था बनी है, यानी कार्य संस्कृति, वर्क कल्चर, ये बहुत ही कम दिखने को मिलता है। जो सरलता से हो जाए, छोटा मोटा या किताबें मिल रही है उसी को पढ़ा दो तो इति सिद्धम हो गया। कुछ नया काम करना, कुछ शोध अनुसंधान करना, कुछ रिसर्च करना, ये सब बातें बहुत कम लोग करना चाहते हैं। एक बार एक विश्वविद्यालय में चिकित्सा क्षेत्र के लोग थे और एक बैठक थी जिसमें चर्चा ये थी कि चिकित्सा का, मेडिकल का पाठ्यक्रम हिंदी में कैसे हो सकता है। तो मैं भी उस बैठक में था। लगभग 1.5 घंटा चर्चा चलती रही कि भाई कौन सी किताबें हिंदी में उपलब्ध है, फिर कौन कौन ऐसे व्यक्ति है कि जो अनुवाद कर सकते हैं। तो ऐसी चर्चा से चल रही थी तो मैं भी सुन रहा था। तो बाद में मैंने कहा कि भाई ये सब तो ठीक है, तात्कालिक आवश्यकता के लिए विचार करिए, लेकिन यही उसका समाधान है क्या? अभी अनुवाद करेंगे तो अनुवाद ठीक नहीं होगा, और हमारे यहाँ आज भी ये है कि अनुवाद ठीक नहीं होगा तो मूल प्रत है इंग्लिश में जो, उसी को ही माना जाएगा। तो बच्चे कहेंगे क्यों इसको हिंदी में पढ़ना है हमने। तो इस दृष्टि से मैंने कहा कि प्रयास ये हम नहीं कर सकते कि जैसा चिकित्सा क्षेत्र का अंदर पाठ्यक्रम का स्वरूप हमको चाहिए, हमारी देश की आवश्यकताओं पर, हमारी सामाजिक आवश्यकता से जैसा पाठ्यक्रम हम चाहिए, इस प्रकार का हम अपनी भाषा में क्यों नहीं बना सकते। आज जो एलोपैथी सिस्टम है जो दुनिया भर में चल रही है अधिकतर, वो बहुत सारे क्षेत्रों में विफल हो रही है और वो आ रहा है। एंटीबायोटिक का भी इफेक्ट धीरे धीरे कम होता जा रहा है। जो क्लोरोक्विन वगैरह वगैरह जो मलेरिया के लिए दी जाती थी, उसकी इफेक्ट भी कम हो रही है। जो कैंसर के लिए थेरेपी दी जाती है, रेडियोथेरापी आदि आदि, केमोथेरापी, रेडियोथेरापी, उसका भी असफल हो रहा है, ऐसा अनुभव आ रहे हैं। और कई रोग ऐसे जिसका एलोपैथी में कोई उपाय नहीं है, जैसे डेंगू। तो डेंगू का दुनिया में कोई दवाई नहीं है। कहीं कितने साल हो गए, मुझे लगता है भारत में भी लगभग 2009-10 में शुरू हुआ था डेंगू, लेकिन उसकी कोई दवाई आज तक नहीं है। डॉक्टर कोई देते होंगे तो डेंगू की दवा नहीं होती है, वो बुखार की दवा और इधर उधर की दवा देते हैं। लेकिन जब बहुत डेंगू 2010 में दिल्ली में फैला था, तब 2 एलोपैथी डॉक्टर ने कहा था कि इसका इलाज तो गिलोय में है। यानी गिलोय तो बेल होती है गिलोय की। इसी प्रकार हमारे एक बच्चे को टाइफाइड हो गया था, काम करता था कार्यालय में। 5-6 दिन में टाइफाइड ठीक हो गया तो फिर दिखाने गए तो डॉक्टर ने कहा कि ये कोर्स जो दिया है वो पूरा कर लीजिए, बाद में उनको रोज अभी सुबह शाम पपीते के पत्ते का रस पिलाइए, तो इसका प्लेटलेट काउंट डाउन हो गया है, वो इमीडिएट ग्रो हो जाएगा। एक हमारे मित्र को बीपी हुआ था, तरुण व्यक्ति था, तो डॉक्टर को दिखाने गए तो डॉक्टर ने सारा इनका इतिहास, हिस्ट्री पूछा। तो उन्होंने कहा कि तुम पहले रेगुलर योगासन करते थे, चलने का प्रयास करते थे, ये सब करते थे, और अनियमित तुम्हारे जीवन बहुत हो गया, इसलिए ये समस्या हुई है। तुमको दवाई की कोई जरूरत नहीं है, फिर से वो योगासन आदि नियमितता शुरू कर दो तो ठीक हो जाएगा। ये तीनों बातें मैंने कही, वो तीनों बातों के सुझाव दे रहे हैं एलोपैथी के डॉक्टर, क्योंकि एलोपैथी में कोई इसका इलाज नहीं है। तो मैंने उसको कहा कि आखिरी में चिकित्सा का पाठ्यक्रम किस लिए होता है?
कि जिससे डॉक्टर बनेंगे और लोगों को, बीमार को ठीक करेंगे। और भारतीय चिंतन के अनुसार तो कहेंगे तो व्यक्ति बीमार होना ही नहीं चाहिए, ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए। हमारा आयुर्वेद तो वही कहता है। तो जिससे ठीक हो सकता है व्यक्ति, वो बातें होनी चाहिए चिकित्सा के पाठ्यक्रम में। तो मैंने कहा एक ऐसा पाठ्यक्रम हम अपनी भाषा में बनाए जिसको आजकल होलिस्टिक अप्रोच कहते हैं, कि जिसमें आयुर्वेद भी हो, होम्योपैथिक भी हो, योग थेरापी भी हो, नेचुरोथेरापी भी हो, एलोपैथी भी हो। जिस रोग के लिए जो ज्यादा असरकारक बातें हैं, इफेक्टिव है, ऐसी बातों को जोड़कर एक समग्रता से एक पाठ्यक्रम बनाया जाए। तो मैंने कहा तुरंत तो स्वीकार शायद न हो, लेकिन 5 साल 10 साल के बाद तो दुनिया के जर्मन वाले, जापान वाले, इंग्लिश भाषा वाले सब इसको अनुवाद करने के लिए ले जाएंगे। लेकिन चर्चा हो गई, बाद में कुछ नहीं हुआ, क्योंकि इसमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत परिश्रम करना पड़ेगा, 2 4 5 साल। तो ये जो अपने ज्ञान के बारे में श्रद्धा भाव जागना और उसके लिए एक समर्पित होकर कार्य करना, ये करने वाले बहुत सीमित लोग मिल रहे हैं, या बहुत कम है लोग देश में। और सरकारी स्तर पर भी इसको बहुत संरक्षण अभी तक नहीं था। अभी अभी कुछ मात्रा में संरक्षण मिलना प्रारंभ हुआ है, तो इस दिशा में काम भी प्रारंभ हुआ है। आज जो हमारी पढ़ाने की पद्धतियां, जिसको अंग्रेजी में पेडागोजी कहते हैं, वो भी एक ही प्रकार की है। जिसको लेक्चर आज कहते हैं, हम उसको व्याख्यान कहेंगे हिंदी में, कि शिक्षक लेक्चर देगा और बच्चे सुनेंगे और घर जाएंगे। अभी जो ये ऑनलाइन चल रहा है, उसमें छोटे बच्चे विशेष करके और बहुत सारे बच्चे त्रस्त हो रहे हैं ऑनलाइन शिक्षा में, क्योंकि ऑनलाइन में शिक्षक भाषण देता है, सुनते हैं बच्चे, तो उससे तनाव में आते हैं बच्चे। कितने समय वो मोबाइल के सामने, लैपटॉप के सामने बैठकर ये करेंगे, क्योंकि टेक्नोलॉजी की भी एक मर्यादा है। तो हमारे यहां तो ऐसा कहते हैं कि 32 प्रकार की शिक्षा देने की पद्धतियां थी। तो जब शिक्षा देने की पद्धतियों में विविधता होती है, गुजरात में एक विद्यालय में देखने गया था, तो वह हर, जिसको आज पीरियड कालांश कहते हैं, हर कालांश में बच्चों की बैठने की व्यवस्थाएं बदल जाती थी। उनका शिक्षक आता था और जिस प्रकार उनको उचित उपयोगी लगता था, उस प्रकार बैठक व्यवस्था बच्चों की करते थे। तो बच्चे बहुत एंजॉय करते थे। जैसे पहाड़े बच्चों को रटाए जा रहे थे, तो तबले की धुन पर पहाड़े बोल रहे थे बच्चे। तो ये भी भारतीय ज्ञान है कि संगीत के साथ शिक्षा, कितना आनंद आएगा बच्चों को पढ़ाई में। तो ये जो पढ़ाने की पद्धतियां हैं, ये जो हमारी भारतीय ज्ञान परंपरा में है, थी, इसको फिर से लाना पड़ेगा। तो बच्चे बहुत आनंद करते हैं। हम लोग वैदिक गणित पर काम करते, तो जो हमारे विद्वान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो कहते हैं कि गुणा पद्धति है जो, वो वैदिक गणित में वो विद्वान कहते हैं मुझे 15 प्रकार की मालूम है। आज की जो मॉडर्न मैथमेटिक्स जिसको कहते हैं हम, उसमें एक ही प्रकार की गुणा पद्धति है। वैदिक गणित में 15 प्रकार की है, वो कहते हैं और भी ज्यादा हो सकती है। तो इससे जो बच्चों को सीखने को मिलता है और जो आनंद इससे मिलता है, तो ये हमारा सारा भारतीय ज्ञान है। जब भारतीय ज्ञान की बात करते हैं या भारतीय दर्शन की बात करते हैं, तो इसका जो एक शब्द में इसको परिभाषित करना है, तो है आध्यात्मिकता।
हमारे यहाँ जीवन के हर क्षेत्र में आध्यात्मिकता थी। हमारा सामान्य मनुष्यों का जीवन एक प्रकार से आध्यात्मिक था। इसलिए दुनिया में एक ही देश को आध्यात्मिक राष्ट्र कहा गया और भारत राष्ट्र कहा गया। और कोई भी बात समाज में, देश में स्थापित करनी होती है तो उसका माध्यम शिक्षा ही हो सकता है। मैं जब अमेरिका गया था 2015 में, मैं 18-19 दिन रहा वहां, तो मैं सारा निरीक्षण करता था। तो जो जो अमेरिका की अच्छी बातें हैं वो सारी वहां के विद्यालय महाविद्यालयों में देखने को मिलती थी। वहीं से उसको वो शिक्षण संस्कार प्राप्त होता था। तो बाद में फिर उसको कोई सिखाने की जरूरत नहीं पड़ती थी। जैसे भारत में आज जिसको हम नागरिक कर्तव्य, सिविक सेंस कहते हैं, उसका बहुत हमारे यहाँ कमी है। लेकिन अमेरिका में नहीं दिखता है वो। क्यों? क्योंकि अमेरिका में विद्यालयों में उसको वो सिखाया जाता है। तो इसी प्रकार ये जो भारत का मूल तत्व ज्ञान का मूल जो है आध्यात्मिकता, उसको अगर पुनर्स्थापित हमने करना है, और उसके बिना भारतीय ज्ञान परंपरा आगे बढ़ ही नहीं सकती है। जब तक वो दृष्टि के विकास नहीं होगा तब तक हमारे भारत की मूल ज्ञान है वो आगे नहीं बढ़ सकता है। इस दृष्टि से शिक्षा के साथ कैसे उनको जोड़ा जाए, तो हमने जब पर्यावरण के पाठ्यक्रम बनाया तो देश अलग अलग राज्यों के पाठ्यक्रम मंगाए, और उस पाठ्यक्रमों में से जो जो अच्छी अच्छी बात थी उसको संकलन किया। उसमें हर पाठ में 2 बातें नहीं जोड़ी गई। एक था कि हर पाठ की शुरुआत में उस विषय की भारतीय दृष्टि क्या है ये डाला गया। भारतीय दृष्टि क्यों चाहिए उसकी मैंने शुरुआत में स्पष्टता कर दी है कि भारतीय दृष्टि यानी हमारी दृष्टि है भारत की, इसलिए चाहिए क्या, ये कोई तार्किकता नहीं है। वो इसलिए चाहिए कि उसमें हर प्रश्नों के समाधान है। हर पाठ के अंत में गतिविधियां, एक्टिविटीज डाली गई कि शिक्षक ने पढ़ाया, बच्चों ने पढ़ा। बाद में शिक्षक ने और बच्चों ने व्यक्तिगत जीवन में, पारिवारिक जीवन में, विद्यालय महाविद्यालय में, समाज में करना क्या है। और गतिविधियों में कहीं भी, उदाहरण के लिए पर्यावरण का पाठ्यक्रम था तो WHO ने क्या करना है, यूनो ने क्या करना है, भारत सरकार ने क्या करना है, ऐसा कुछ नहीं था। मुझे क्या करना है, यानी आध्यात्मिकता से हमारे ग्रंथों में सूत्र में लिख दिया है ना, आत्मनो मोक्षार्थ जगत हिताय। तो जगत के हित की बात क्या है, तो वो शिक्षक और बच्चे हर पाठ के बाद ये पढ़ेंगे कि हमने करना क्या है जीवन में। और जिन जिन विद्यालयों में ये पाठ्यक्रम लागू किया गया वो बच्चे बहुत ही अच्छी तरह काम कर रहे हैं पर्यावरण के लिए। एक विद्यालय का उदाहरण दूं कि उन्होंने विद्यालय में सारे प्रयोग प्रारंभ किए। यूज एंड थ्रो प्लास्टिक, थर्मोकोल नहीं उपयोग करना। ये मैं 10 साल पहले से बात कर रहा हूं, आज तो थोड़ा समझ में आ रहा है लोगों को। वहां आज हाथ धोने के लिए जो अभियान चला रहे हैं देश दुनिया भर में, अच्छी तरह से हाथ धो, वो उस विद्यालय में बच्चों के लिए साबुन की व्यवस्था, हाथ धोने की अच्छी तरह व्यवस्था, खाने के पहले, खाने के बाद ठीक से साबुन से हाथ धोना की व्यवस्था है। पक्षियों को दाना पानी डालने की व्यवस्था उन्होंने की। तो पहले सारे प्रयोग विद्यालय में किए, फिर बातें उनके घरों तक पहुंचने लगी। उस विद्यालय के बच्चे हर महीने, बच्चे और शिक्षक एक बार जहां भी सामाजिक सरकारी जगह होती है, गंदी जगह होती है, जैसे सरकारी अस्पताल हो गए, बस स्टैंड हो गए आदि आदि, वहां जाकर सफाई अभियान चलाते हैं। और उस विद्यालय ने एक बड़ा प्रोजेक्ट लिया कि एक बड़ी सूखी पहाड़ी थी उस क्षेत्र में, वहां हजारों वृक्ष
बोए, और आज वो पहाड़ी 2-3 साल में वहां एक हिल स्टेशन जैसी स्थिति धीरे धीरे निर्माण हो रही है। तो यह दृष्टि का विकास होता है इस पाठ्यक्रम से कि हमने पढ़ाई तो की, लेकिन करना क्या है। तो अपने व्यक्तिगत व्यवहार से, पर्यावरण की दृष्टि से, समाज के लिए, देश के लिए क्या करना है, ये दृष्टि का विकास बच्चों में हुआ इसका। तो हर पाठ के इस प्रकार बच्चे अगर पढ़ते जाएंगे तो वो बच्चे समस्या निर्माण करने वाले बच्चे नहीं बनेंगे, समस्या समाधान करने वाले बच्चे निर्माण होंगे। क्यों? हर बात में वो यही सोचते हैं, पाठ के बाद आती है कि मुझे क्या करना है, यानी अपनी अंदर देखता है बच्चा। आज क्या है, दुनिया बहिर्मुखी हो गई। भारत के प्रधानमंत्री क्या कह रहे हैं, अमेरिका के प्रेसिडेंट क्या कह रहे हैं, चीन क्या कर रहा है, इस पर हम रोज टिप्पणी करते हैं। अधिकार है हमारा, हम स्वतंत्र भारत में जीते तो हम बात कर सकते हैं, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन मनुष्य अपने दिन में 10-15 मिनट ऐसे निकालता है क्या कि मेरा दिन कैसा गया, मैंने दिन में क्या ठीक किया, कोई गलती की क्या, कुछ गलती हुई तो सुधार करने का अवसर है आगे। तो यही अंदर देखने की बात है। तो इन बच्चों का अगर इस प्रकार की पढ़ाई की पद्धति होगी, पाठ्यक्रम का स्वरूप इस प्रकार का होगा, तो बाहर की बात तो थोड़ा बहुत देखेगा ही, लेकिन अपने अंदर देखने का स्वभाव बनेगा। और जब वो अपने अंदर देखता है तो अपने अंदर देर से जाता है, धीरे 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 वो अपने मूल स्वरूप के नजदीक जाता है कि मैं हूं क्या, मेरा तात्पर्य क्या है जीवन का। तो मेरा मूल स्वरूप आत्मा है, मैं शरीर, मन, बुद्धि वगैरह नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। जैसे जैसे मूल स्वरूप के व्यक्ति नजदीक जाता है, ऐसे उनके जीवन में आनंद ही आनंद होता है। तो ये आत्मनो मोक्षार्थ की बात है। और स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है कि आध्यात्मिकता का तात्पर्य क्या है, तो स्वामी जी ने कहा कि निस्वार्थ भाव से कोई भी कार्य करना वो आध्यात्मिकता है। जो जितना निस्वार्थी है वो उतना आध्यात्मिक है। तो भारत के सामान्य मनुष्य, आज से कुछ 40-50 वर्ष पहले तक हम जाए तो हमारा दिनचर्या देखे, जीवनचर्या, तो उसमें पूरी जीवनचर्या ऐसी थी कि सुबह व्यक्ति चींटियों को आटा डालता था, पक्षियों को दाना पानी डालता था, कुएं से पानी भरने जाता था तो 2 बाल्टी अपने लिए भरता था, 1 बाल्टी गोद में डालता था पशुओं के पीने के लिए। महिलाएं पहली रोटी गौ माता के लिए देती थी। तो पूरी जीवनचर्या हमारी ऐसी कि हर बात में, हर कार्य में, हर व्यवहार में, हर बातों में हम दूसरे का विचार साथ साथ करते थे। यही निस्वार्थता है। तो जन जन का जीवन ऐसा था, इसलिए भारत को आध्यात्मिक राष्ट्र कहा गया। तो ये जगत हित की बात है। तो पाठ्यक्रम, पूरे पाठ्यक्रमों का हमारा स्वरूप ऐसा होना चाहिए कि जिससे इसी को ही आध्यात्मिक शिक्षा कहेंगे या शिक्षा का आध्यात्मिक स्वरूप कहेंगे। तो इस प्रकार का शिक्षा के स्तर पर भारतीय ज्ञान परंपरा को हम पुनर्स्थापित नहीं करेंगे, तब तक ये बातें भारत में स्थापित होना बड़ा मुश्किल है। मैंने जैसे पहले ही कहा कि दुनिया तो स्वीकार करने के लिए तत्पर है। दुनिया में एक बात सिद्ध हो गई, वैज्ञानिक कहा कि संस्कृत सबसे श्रेष्ठ भाषा संगणक के लिए, कंप्यूटर के लिए है, लेकिन इस पर काम तो हमने करना पड़ेगा। जब तक भारत में ये काम नहीं होगा तब तक ये सफल नहीं होगा। जर्मन के 2 प्रोफेसर पुणे आए थे,
तो एक भौतिक शास्त्र विभाग में वो बैठे थे, जिस प्रोफेसर के साथ बैठे थे उन्होंने मुझे बात कही है, वही बात कह रहा हूं आपको। तो उन्होंने कहा कि आप लोग मंत्र विज्ञान पर क्यों काम नहीं कर रहे? और थोड़ी देर हुई तो वो लैपटॉप खोलकर बैठ गए और टाइम सेट किया था उसमें, और सायंकाल था तो दोनों नीचे बैठकर उसी कमरे में वो अग्निहोत्रम का पाठ करने लगे। अभी वो इतना सारा जानते थे, तो बाद में उनके हो गई क्रिया पूरी, तो बाद में प्रोफेसर जो अपने भारत के थे वहां के, उन्होंने पूछा कि आप लोग भी कर सकते हैं ना, आप तो हमसे ज्यादा विद्वान है, इस विषय में जानकार है। तो उस प्रोफेसर ने कहा कि हम कितना भी इसमें जानकारी प्राप्त कर, लेकिन हम नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे रक्त में वो संस्कार नहीं है। आप लोगों के रक्त में वो आपके ऋषि मुनियों के संस्कार है, इसलिए आप जब काम करेंगे तभी वो सही काम होगा। तो इसलिए दुनिया तो स्वीकार करने के लिए तैयार है, लेकिन हम तैयार जब तक नहीं हो गए तब तक ये बात दुनिया में हम स्थापित नहीं कर पाएंगे। तो इस दृष्टि से भारतीय ज्ञान परंपरा में काम करने के लिए कई बार बहुत कठिन बात लगती है, लेकिन कठिन नहीं है इतना। हम तो सामाजिक स्तर पर कुछ साल से, 8-10 साल से काम कर रहे हैं, लेकिन हम जैसे छोटे से काम करने वालों ने हमने वैदिक गणित पर, चरित्र निर्माण पर, पर्यावरण पर, ऐसे कई विषयों पर काम किया हमने, और भी कर रहे हैं आगे। लेकिन ये तो एक सामाजिक स्तर पर छोटी सी संस्था के रूप में हम काम कर रहे हैं। वास्तव में ये जो हमारी विश्वविद्यालय व्यवस्था है, शैक्षिक व्यवस्था है, सरकारी तंत्र है, उसमें ये काम होना चाहिए। क्या देश, मान लो कि अभी विचार एक उदाहरण के लिए कि भारतीय ज्ञान परंपरा को पुनः स्थापित करने के लिए 200 विषयों पर काम करने की जरूरत है। उदाहरण के लिए क्या 200 विश्वविद्यालय या बड़े शैक्षिक संस्थान ऐसे नहीं हो सकते जो एक एक विषय पर काम करें? 3 साल में बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। आवश्यकता है इसकी कि ऐसे लोगों को चिन्हित करें, ऐसे शैक्षिक संस्थान चिन्हित करके उस कार्य को आगे बढ़ाने की, और 3 साल 5 साल में बहुत बड़ा काम हो जाएगा। और ये बातें जो आगे बढ़ानी है, उसमें 3-4 बातें, 5 बातें जो मैंने शुरू में कही है, बीच बीच में इसी का एक पुनरुच्चार कर रहा हूं कि आज की आधुनिक आवश्यकता के अनुसार उनको ढालना पड़ेगा। दूसरी बात है कि प्राचीन और आधुनिकता का समन्वय करना पड़ेगा। इसी प्रकार भौतिकता और आध्यात्मिकता दोनों का संतुलन करना पड़ेगा। कई बार हमारा प्राचीन या भारतीय ज्ञान की बात करते हैं तो हम नैतिक मूल्य, संस्कार, आध्यात्मिकता की बात करते हैं। वो तो है ही, हमारा मूल तो वही है, लेकिन भौतिकता को हमने नकारा नहीं था। 64 कलाएं, 16 संस्कार, ये सब भौतिक बातें थी। और दुनिया के आक्रामक लुटेरे भारत को क्यों लूटने आए? क्योंकि भारत में भौतिकता भरपूर थी, तो भौतिकता को हमने नकारा नहीं था। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये चतुर्थ पुरुषार्थ की जो बात है, उसमें अर्थ और काम दोनों है। लेकिन अर्थ और काम वो जीवन में धर्म आधारित धारण करना, यह आध्यात्मिक दृष्टि थी, और इसी दृष्टि से मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। तो हमारे यहां कहते थे कि 100 हाथ से कमाओ, लेकिन 1000 हाथ से दान करो, आगे कहा। तो इसलिए भौतिकता को हमने नकारा नहीं था। भौतिकता और आध्यात्मिकता दोनों का समन्वय होना चाहिए, और एक समग्रता की दृष्टि से विचार करना पड़ेगा। टुकड़ों टुकड़ों में विचार करके बात नहीं होगी। आज क्या है, हमारी टुकड़ों टुकड़ों में बटी हुई शिक्षा व्यवस्था है। पर्यावरण शिक्षा एक अलग पाठ्यक्रम, नैतिक मूल्यों की शिक्षा का एक अलग पाठ्यक्रम, स्किल डेवलपमेंट एक अलग पाठ्यक्रम। एक तरफ एनसीईआरटी कह रही है कि बस्ते के बोझ कम करना चाहिए बच्चों का, दूसरी तरफ विषय बढ़ाते जाते हैं, तो बच्चे क्या क्या पढ़ेंगे? क्योंकि हम स्वतंत्र विषय के रूप में सब बातें कर रहे हैं। समग्रता की दृष्टि चाहिए।
मैंने जिस पंचकोश आधारित शिक्षा व्यवस्था की, चरित्र निर्माण या व्यक्तित्व विकास की पाठ्यक्रम की बात की, वो एक ही पाठ्यक्रम में लगभग सारी बातें आ जाती है। तो इस प्रकार एक समग्रता की दृष्टि से इस विषय पर काम करने का पड़ेगा और छोटी छोटी बातों से शुरुआत हो सकती है। कई बार क्या है कि हम लोग बहुत अति महत्वाकांक्षी बातें सोच लेते हैं। लक्ष्य तो बड़ा बनाना चाहिए, लेकिन लक्ष्य की तरफ कदम बढ़ाने का जो प्रयास है वो एक एक कदम ही आगे बढ़ा सकते हैं। जैसा भी मैं बैठा हूं तो द्वितीय मंजिल पर बैठा हूं, सेकंड फ्लोर पर, तो मुझे यहां आना है तो एक एक सीढ़ी चढ़कर आना पड़ेगा, जंप लगाकर नहीं आ सकते। जंप लगाने का आने का प्रयास किया तो चढ़ भी नहीं पाएंगे और पैर भी टूटेगा। तो एक एक सीढ़ी चढ़नी पड़ेगी, एक एक कदम ही आगे बढ़ाने पड़ेंगे। तो इसकी भी एक योजना चाहिए अपने पास कि क्रमबद्ध रूप से एक एक कदम आगे बढ़ाते बढ़ाते हम आगे के 10 साल में ये लक्ष्य पूरा कर सकते हैं, 5 साल में लक्ष्य पूरा कर सकते हैं। तो इस प्रकार की एक रणनीति भी चाहिए सारी। उदाहरण के लिए उच्च शिक्षा में जोड़ना है तो हर किताब का पहला पाठ ये हो सकता है कि इस विषय का भारतीय इतिहास क्या है। उदाहरण करके भौतिक शास्त्र, तो भौतिक शास्त्र का भारतीय इतिहास क्या है, तो वहां से बच्चों को एक शुरुआत हो जाएगी, इंट्रोडक्शन हो जाएगा, अपने भारतीय ज्ञान के बारे में जानकारी प्राप्त हो जाएगी। धीरे धीरे उनका विश्वास बढ़ता जाएगा। ऐसी कई बातें आज भी देश में है कि जो बच्चों को दिखा सकते हैं, जो आज दिखाई नहीं जाती है। मैंने एक यूनिवर्सिटी में बात की है, जो तकनीकी शिक्षा पढ़ाने वाला पूरा यूनिवर्सिटी है, कि भाई ऐसे टूर होनी चाहिए बच्चों की, प्रवास पर्यटन का ऐसा कार्यक्रम होना चाहिए कि ऐसे स्थान दिखाना बच्चों को। जैसे तमिलनाडु में एक मंदिर में देखने गया था तो उन्होंने कहा 700 साल पुराना है, लेकिन आज भी वहां जो उस समय जिस रंगों से कुछ लिखा गया, रंग किए गए, वो आज भी यथावत दिखते हैं। तो ऐसी अनेक बातें देश में अभी स्थान है। लोह स्तंभ है दिल्ली में हमारे, कि इस पर जंग नहीं लगता है, बहुत 2000 साल पुराना शायद है। तो इस प्रकार की एक योजना बनाकर बच्चों को व्यवहारिक दृष्टि से भी ये दिखाना, साथ साथ क्रमबद्ध रूप से पाठ्यक्रमों में इसको जोड़ते जाना, तो धीरे धीरे बच्चे इससे परिचित होते जाएंगे और हमारे बच्चों की बौद्धिक प्रतिभा कोई कम नहीं है। दुनिया हमारे बच्चों की बौद्धिक प्रतिभा का लोहा मानती है। इंटेलेक्चुअल लेवल में हमारे बच्चे दुनिया में बहुत टॉप लेवल पर है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन आज की शिक्षा व्यवस्था के कारण उनकी ये प्रतिभाएं कुंठित हो जाती है। इसलिए शिक्षा में इस प्रकार का बदलाव, परिवर्तन के माध्यम से हम भारतीय ज्ञान परंपरा को फिर से देश में तो पुनर्स्थापित कर ही पाएंगे, लेकिन ये पूरे विश्व के लिए उपयोगी होगा। भारत के बारे में कहते हैं कि भारत अगर समर्थ शक्तिशाली होगा, विश्वगुरु होगा, तो पूरे दुनिया को प्रकाश देगा। तो भारत की तो यही स्थिति परंपरा रही है और दुनिया तो इंतजार कर रही है इस बातों का। और ये कोरोना महामारी के समय इसका समाज को एहसास भी हो गया है, दुनिया को भी एहसास हो गया है। तो इस प्रकार का भारतीय मूल तत्वज्ञान अपना है, उनका विचार करते हुए, शिक्षा के साथ जोड़ते हुए धीरे धीरे वो समाज में स्थापित होगा और पूरा विश्व तो उसको स्वीकार करने के लिए तैयार है। तो इस दृष्टि से एक योजना बनाकर इस कार्य को करने की आवश्यकता है। ऐसी आपसे विनम्र प्रार्थना करते हुए मैं मेरी वाणी को विराम देता हूँ। आपने इस प्रकार के महत्वपूर्ण कार्यक्रम में मुझे बुलाया और मुझे कुछ
चार शब्द कहने का अवसर दिया, इसलिए आयोजकों का बहुत बहुत धन्यवाद। बस पूरा।